मैं संजीव कुमार आप सभी का अपनी पाठशाला में स्वागत करता हूं। आज की इस क्लास में हम कवर करेंगे इंटरमीडिएट वार्षिक परीक्षा 2023 के लिए बिहार बोर्ड द्वारा जारी किया गया होम साइंस गृह विज्ञान के मॉडल पेपर की, जिसका सब्जेक्ट कोड है 319 यानी 319 सब्जेक्ट कोड यानी आर्ट्स वाले बच्चों के लिए होम साइंस है। इसके सभी प्रश्नों को आज हम इस वीडियो के माध्यम से बारीकी से समझने का प्रयास करेंगे, इसलिए पैसेंस के साथ आप इस वीडियो में अंत तक बने रहिए, क्योंकि इसके सभी प्रश्न जो है ना महत्वपूर्ण होने वाले हैं। इस चैनल पे इंटर के सभी विषयों के मॉडल पेपर को कवर किया जा रहा है, इसलिए जल्दी से आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबा दें और वीडियो को लाइक और शेयर कर दें अपने दोस्तों तक। तो चलिए शुरू करते हैं। ये जो होम साइंस का मॉडल पेपर है, इस मॉडल पेपर को दो भागों में बांटा गया है। इस मॉडल पेपर को दो भागों में बांट दिया गया है। एक सेक्शन ए होगा और दूसरा सेक्शन बी होगा। पहले सेक्शन में यानी सेक्शन ए में आपसे 70 सवाल पूछे जाएंगे, जिसमें मात्र आपको 35 प्रश्नों के ही जवाब देने हैं और सभी प्रश्न जो होंगे वो ऑब्जेक्टिव टाइप होंगे, वस्तुनिष्ठ प्रकार के होंगे। और सेक्शन बी में दो टाइप के प्रश्न होंगे, एक होगा शॉर्ट आंसर क्वेश्चन और दूसरा होगा लॉन्ग आंसर क्वेश्चन। कहने का मतलब कि जो एक लघु उत्तरीय और दूसरा दीर्घ उत्तरीय। तो लघु उत्तरीय प्रश्न जो होंगे आपसे 20 पूछे जाएंगे और 20 में से मात्र आपको 10 का जवाब देना है। और दीर्घ उत्तरीय की बात करूं तो 6 सवाल पूछे जाएंगे, 6 प्रश्न पूछे जाएंगे, जिसमें आपको मात्र 3 के ही जवाब देने होंगे। ठीक है, तो इस प्रकार होम साइंस का जो क्वेश्चन है वो दो भागों में बटा रहेगा। फुल मार्क्स 70 का, जिसमें 30 मार्क्स आपको प्रैक्टिकल का होता है और 70 मार्क्स का लिखित परीक्षा होता है। तो इस प्रकार चलिए शुरू करते हैं, आगे प्रश्नों को हम लोग देखते हैं। इसके सभी प्रश्न महत्वपूर्ण होंगे बोर्ड के एग्जाम के दृष्टिकोण से। और जैसा कि आप जानते हैं कि इसके लगभग 30 से 40% प्रश्न एकदम हुबहू उठाकर दे दिए जाते हैं, चाहे इसके टॉपिक से रिलेटेड प्रश्न पूछे जाते हैं, तो ये प्रश्न आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो चलिए सेक्शन ए के पहला प्रश्न को हम लोग देखते हैं। इनमें से कौन अंतःस्रावी ग्रंथि नहीं है, यानी आपको छांटना है कि इसमें जो है ना 3 अंतःग्राही ग्रंथियां हैं और एक अंतःस्रावी ग्रंथियां नहीं है। तो कौन है? जैसे थायराइड ग्रंथि, यह एक अंतःस्रावी ग्रंथि है। अधिवृक्क ग्रंथि, यह भी एक अंतःस्रावी ग्रंथि है। और पीयूष ग्रंथि, यह भी एक अंतःस्रावी ग्रंथि है। यानी पसेनी की जो ग्रंथि है वो आपको अंतःस्रावी ग्रंथि नहीं है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सी, पसीने की ग्रंथि। आगे बढ़ेंगे। अगला प्रश्न कहता है निम्न में से कौन वृषण का कार्य है? तो इसमें से वृषण का कार्य क्या है? तो सबसे पहले वृषण है क्या? तो वृषण जो है ना वो आपको ये शुक्राणुओं का निर्माण करता है। ठीक ना, वृषण का कार्य क्या होता है कि यह शुक्राणुओं का निर्माण करता है और एंड्रोजन का निर्माण करता है, वृषण का कार्य है। तो इसमें दो कार्य होते हैं, शुक्राणुओं का निर्माण करना और एंड्रोजन का निर्माण करना। तो इसमें देखिएगा शुक्राणुओं का निर्माण करना ये एक, और एंड्रोजन नहीं दिया हुआ है, एस्ट्रोजन दिया है, तो ये नहीं होगा। इसका करेक्ट आंसर होगा ए, शुक्राणुओं का निर्माण करना वृषण का कार्य है। ठीक है ना। और वृषण क्या है? तो वृषण एक नर जनन ग्रंथि है। नर जनन यानी पुरुष जनन ग्रंथि है, ये नर जनन ग्रंथि है। ठीक ना। और बाकी जो ये 3 है, आपको अंडाणुओं का निर्माण कराना, प्रोजेस्टेरोन हार्मोन का स्राव करना, एजेस्ट्रोन हार्मोन का स्राव करना, ये तीनों मादा जनन ग्रंथि है। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ए। सवालों को समझना जरूरी है। आप याद किसी चीज को रट्टा मारेंगे तो ज्यादा दिन तक नहीं रहेगा आपके पास, लेकिन चीजों को जब समझ लेंगे तो अधिक दिनों तक आपके पास रहेगा। इसलिए थोड़ा सा वीडियो लंबा हो सकता है, पैसेंस आप लोग बनाए रखिए। कौन सा हार्मोन केवल महिलाओं में स्रावित होता है? तो महिलाओं में स्रावित होने वाला जो हार्मोन है तो वो है प्रोलैक्टिन। क्या है? प्रोलैक्टिन। ये केवल महिलाओं में स्रावित होता है और इसका काम क्या होता है कि गर्भावस्था के दौरान या बाद में जो ब्रेस्ट फीडिंग होता है, यानी जो महिलाएं अपने बच्चों को दूध पिलाती हैं, और वो दूध के निर्माण में ये हार्मोन जो है सहायक होता है, प्रोलैक्टिन। इसलिए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ए। आगे बढ़ेंगे। नन प्रजनन अंग है, तो अभी आपने पढ़ा वृषण जो कि एक नर जनन ग्रंथि है। लिंग, ये भी नर प्रजनन अंग है। अंडकोश की थैली, ये भी तीनों के तीनों नर प्रजनन अंग है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा डी। 5वां नंबर प्रश्न कहता है कि निम्नलिखित में से कौन वायु प्रदूषण का एक प्राकृतिक कारण है? प्राकृतिक कारण पूछ रहा है, ध्यान रखिए, प्राकृतिक कारण। अब जैसे कि लकड़ी को जलाना, ये प्राकृतिक कारण में नहीं आएगा। वाहनों से निकलने वाला धुआं, ये भी प्राकृतिक कारण में नहीं आएगा। कल कारखानों से निकलने वाला धुआं, ये भी प्राकृतिक कारण में नहीं आएगा। और ज्वालामुखी से निकलने वाला राख, यानी ज्वालामुखी प्राकृतिक रूप से होने वाली घटना है, तो ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ए, ज्वालामुखी से निकलने वाली राख।
अब पूछ रहा है छठा प्रश्न कि मासिक धर्म चक्र की सामान्य अवधि क्या है। तो इसकी जो सामान्य अवधि है वो 28 दिन की होती है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी। अगला प्रश्न है इनमें से कौन ध्वनि प्रदूषण के कारण होता है। तो इसमें ध्वनि प्रदूषण के कारण क्या होगा, सुनने की क्षमता में कमी आएगी, यही ध्वनि प्रदूषण का कारण होगा, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी। आठवां प्रश्न कहता है कि इनमें से कौन सा जल हाथ धोने के लिए उपयुक्त नहीं है। तो जो संग्रहित जल होते हैं वो हाथ धोने के लिए उपयुक्त नहीं होते हैं, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सी, संग्रहित जल। अगला है निर्जलीकरण। निर्जलीकरण का क्या कारण है। तो निर्जलीकरण का क्या कारण है, यह है जल की कमी। जब हमारे शरीर से बहुत ज़्यादा पसीना निकलता है और पानी को हम पी नहीं पाते हैं तो हमारे शरीर में क्या हो जाता है, निर्जलीकरण हो जाता है, जल की कमी हो जाती है। सीधा समझिए निर्जलीकरण मतलब जल की कमी हो जाना, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी। आगे बढ़ेंगे, 10 नंबर सवाल कहता है आहार आयोजन का महत्व है। तो आहार आयोजन का क्या महत्व है कि यह आहार आयोजन जो होता है ना, आहार आयोजन के द्वारा गृहिणी अपने परिवार को संतुलित आहार प्रदान कर सकती है, यही है आहार आयोजन। यानी अपने परिवार को गृहिणी के द्वारा संतुलित आहार प्रदान करना, यही है आहार आयोजन। तो इसका महत्व क्या है, इसका महत्व परिवार के लिए है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ए। मिलावट हो सकती है। तो मिलावट कैसे हो सकती है, जानबूझकर भी हो सकती है और अनजाने में भी हो सकती है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सी, ए और बी दोनों। अगला प्रश्न है प्रसवोपरांत देखभाल की अवधि क्या है। यानी जब प्रसव हो जाता है तो इसकी कितने दिन इसकी देखभाल की अवधि क्या है। तो ये प्रसव से 45 दिनों तक माँ और बच्चे की देखभाल होनी चाहिए। आगे बढ़ेंगे, अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन व्यक्तिगत स्वच्छता के अंतर्गत आता है। तो व्यक्तिगत स्वच्छता के अंतर्गत हाथ भी आता है, बाल भी आता है, कपड़े भी आते हैं, यानी उपयुक्त सभी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे, 13 नंबर प्रश्न कहता है कि इनमें से कौन FPO मार्क वाले उत्पाद हैं। तो FPO का जो जब आप फुल फॉर्म आप याद कर लेंगे ना तो निश्चित रूप से आपका ये प्रश्न हल हो जाएगा। तो FPO का जो फुल फॉर्म होता है फ्रूट प्रोडक्ट ऑर्डर। क्या होता है, फ्रूट प्रोडक्ट ऑर्डर, ठीक ना। तो फ्रूट से फल यानी फल और सब्जी से जो उत्पाद बनते हैं उस पे FPO मार्क लगता है, ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाए क्या, फल और सब्जी वाले उत्पाद, ठीक है। आगे बढ़ेंगे, 15 नंबर प्रश्न कहता है इनमें से कौन खाद्य संरक्षण की एक विधि है। यानी खाद्य पदार्थ को संरक्षण करने की कौन विधि है। जैसे सुखाने से, उसके बाद प्रशीतन से और हिमीकरण से, ये तीनों जो है ना खाद्य संरक्षण की एक विधि है, ठीक है। सुखाना यानी किसी वस्तु को हम जब तक सुखाते नहीं हैं तब तक वो खराब हो जाएगा, और हिमीकरण यानी फ्रीज में रखना, उसको बचा कर रखने के लिए, ऐसे, ठीक ना। 16 नंबर प्रश्न है फलों को पकने के लिए निम्नलिखित में से कौन जिम्मेदार होता है। तो फलों को पकाने के लिए जो जिम्मेदार होता है वो होता है एंजाइम, वो होता है एंजाइम। जैसे एक प्रश्न आप ये भी याद रखेंगे कि कच्चे फलों को पकाने के लिए किस चीज़ से पकता है, तो एथिलीन से उसको पकाया जाता है, ठीक है ना। तो 16 नंबर प्रश्न का आंसर हो गया डी। 17 नंबर प्रश्न कहता है इनमें से कौन सा गर्भ अवस्था के दौरान खतरे का संकेत है। तो खतरे का संकेत क्या है, जैसे योनि से खून बहना, भ्रूण की गति में कमी और पैर और चेहरे में सूजन, ये तीनों जो है ना गर्भावस्था के दौरान खतरे का संकेत हैं, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा डी। आगे बढ़ेंगे, गर्भावस्था के दौरान इनमें से किससे बचना चाहिए। इन गर्भावस्था के दौरान क्या काम आपको नहीं करना चाहिए। जैसे टहलना, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, पोछा लगाना इसमें भी दिक्कत नहीं है, कपड़े धोना इसमें भी कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन हाँ भारी सामान उठाने से आपको बचना चाहिए, ठीक ना। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा डी। इनमें से कौन सा ठंडा रंग है, इनमें से कौन सा ठंडा रंग है। अब इनमें से पूछ रहा है तो आपको पता होना चाहिए कि जो ठंडा रंग आखिर कौन कौन है। तो ठंडा रंग जो है ना, वायलेट, नीला, इंडिगो, हरा रंग, ये चार रंग जो है ना, वायलेट, नीला, इंडिगो और हरा, ये सभी रंग ठंडा है, ये सभी रंग ठंडा है। और जिसमें प्रबल ठंडे की बात आती है वो नीला है। क्या है, नीला है। तो इसमें से हम खोजेंगे हरा, हरा जो रंग है ना वो ठंडा है। अगर वायलेट रहता, नीला रहता, इंडिगो रहता है तो ये भी ठंडे ही रंग कहलाते हैं, ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा क्या, हरा। आगे बढ़ेंगे, किस प्रकार का बैंक खाता ब्याज नहीं देता। यानी किस प्रकार के बैंक खाते जो होते हैं ना ब्याज नहीं देते हैं। जैसे जो चालू खाता होते हैं ना वो ब्याज नहीं देते हैं, जिसको करंट अकाउंट के नाम से हम लोग जानते हैं, ठीक ना। तो करंट अकाउंट में आपको किसी प्रकार का ब्याज नहीं मिलता है। ये ज्यादातर जो व्यापारी लोग होते हैं वो इस अकाउंट को खोलते हैं, ठीक ना। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सी, चालू खाता या करेंट अकाउंट। 21 नंबर प्रश्न कहता है किसके लिए प्रसवोपरांत देखभाल महत्वपूर्ण है। यानी प्रसव के उपरांत किसके लिए किसकी देखभाल होनी चाहिए। माता की भी देखभाल होनी चाहिए और बच्चे की भी देखभाल निश्चित रूप से होनी चाहिए। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ए एंड बी, करेक्ट आंसर इज सी। 22 नंबर प्रश्न कहता है कि इनमें से कौन
शारीरिक विकास के अंतर्गत नहीं आता। तो इसमें से देखिए कि कौन शारीरिक विकास के अंतर्गत नहीं आएगा। वजन बढ़ेगा तो शारीरिक विकास होगा, लंबाई बढ़ेगी तो शारीरिक विकास होगा, दांत निकलेगा तो शारीरिक विकास होगा। लेकिन क्या नहीं होगा, जब वो बच्चा भाषा सीखेगा तो ये उसका शारीरिक विकास थोड़े हुआ, उसका वो बौद्धिक विकास हो गया। ठीक है, तो करेक्ट आंसर डी हो जाएगा। 23 नंबर प्रश्न कहता है इनमें से कौन प्राणिज धब्बा है। तो प्राणिज धब्बा इसमें से कौन है, तो प्राणिज धब्बा दूध है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ए। आगे बढ़ेंगे, 24 नंबर प्रश्न कहता है का मां का दूध बच्चों को क्या प्रदान करता है। तो मां का दूध जो है ना वो बच्चों को प्राकृतिक प्रतिकारिता प्रदान करता है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ए। आगे बढ़ेंगे, खाद्य जनित संक्रमण है। तो खाद्य जनित संक्रमण पेचिस, हैजा, टाइफाइड सभी हैं। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा डी। आगे बढ़ेंगे, किस प्रकार का निवेश आयकर में छूट नहीं देता है। तो आयकर में छूट जो देता है, जैसे जीवन बीमा हम कराते हैं तो इनकम टैक्स में हमको छूट मिलती है, राष्ट्रीय बचत प्रमाण पत्र खरीदते हैं तो इससे भी छूट मिलती है, और लोक भविष्य निधि जब कराते हैं तो इससे भी आयकर में छूट मिलती है। लेकिन जब सावधि जमा यानी फिक्स डिपॉजिट हम कराते हैं तो इससे किसी प्रकार की आयकर में छूट हमें नहीं मिलती है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ए। अगला प्रश्न 27 नंबर प्रश्न कहता है कि इनमें से कौन मानवीय साधन नहीं है। तो मानवीय साधन कौन नहीं है, तो देखिएगा आप, जैसे रुचि ये भी मानवीय साधन है, ज्ञान, योग्यता ये सभी मानवीय साधन है, लेकिन उपकरण एक मानवीय साधन नहीं है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा डी। अगला प्रश्न कहता है कि इनमें से किसका उपयोग कीड़ों को वस्त्रों से दूर रखने के लिए किया जाता है। तो जो नेफ्थलीन की गोलियां होती है, जिसको हम लोग अपने भाषा में फेनाइल की गोली कहते हैं, तो वो फेनाइल की गोली जो है ना उसको नेफ्थलीन की गोलियां कहते हैं, और यही नेफ्थलीन की गोलियां जो है ना वो वस्त्रों को कीड़ों से दूर रखती हैं। अब नीम की सूखी पत्तियों से भी दूर होता है, लेकिन थोड़ा सा इस प्रश्न में कंफ्यूजन है, इसको थोड़ा सा आप देख लेना होगा, ठीक ना। लेकिन मेरे हिसाब से भी होगा नेफ्थलीन की गोलियां, ठीक ना। आगे बढ़ेंगे, निम्न में से कौन सा निवेश सबसे सुरक्षित साधन है। तो किस निवेश है ना वो सबसे सुरक्षित है। तो सोना सुरक्षित नहीं है, मकान भी सुरक्षित नहीं है, जमीन भी सुरक्षित नहीं है, लेकिन राष्ट्रीय बचत पत्र जो है ना वो सबसे सुरक्षित है, और इस पर सबसे अधिक ब्याज भी आपको मिलता है। और ये जो राष्ट्रीय बचत पत्र है ना वो इससे आपको टैक्स सेविंग इन्वेस्टमेंट भी बोलते हैं, यानी ये जब आप खरीदते हैं तो आपको टैक्स में रिलैक्सेशन मिलता है। और ये कहां से खरीदा जा सकता है, तो किसी भी पोस्ट ऑफिस से इसको आप जाकर खरीद सकते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ए। आगे बढ़ेंगे, इनमें से कौन आंतरिक सज्जा का तत्व नहीं है। तो आंतरिक सज्जा का तत्व जो है वो पैसा नहीं है। तो करेक्ट आंसर इज सी। 31 नंबर प्रश्न कहता है कि इनमें से किस वस्त्र के लिए स्टार्च और नील का प्रयोग करते हैं। स्टार्च और नील, जैसे नील उजाला हम लोग गाड़ते हैं ना, तो किस कपड़े में गाड़ते हैं, याद करिए, जो सफ़ेद कपड़ा होता है उसी में ना हम लोग उजाला डालकर, नील डालकर उसको डालते हैं। तो निश्चित है कि सफ़ेद और सूती वस्त्र जो है ना उसमें हम नील का प्रयोग करते हैं, स्टार्च का प्रयोग करते हैं। स्टार्च समझ रहे हैं ना, जैसे पहले माड़, जो भात पसाने के बाद माड़ जब निकलता था तो माड़ में हम लोग क्या करते थे, जो व्हाइट कलर का कुर्ता होता था या कपड़ा होता था उसको कड़क रखने के लिए उसमें डुबो देते थे, वो स्टार्च समझ सकते हैं आप, ठीक ना। तो वो सूती कपड़े में ही स्टार्च चढ़ाया जाता है या नील चढ़ाया जाता है, ठीक है। आगे बढ़ेंगे, 32 नंबर का प्रश्न कहता है कि मुंह में बूंदों द्वारा टीका किस रोग से बचाव के लिए। दो बूंद जिंदगी की आपने लोगो भी सुना होगा, तो वो क्या है, वो पोलियो है, जो 2 बूंद जिंदगी का ऐसा स्लोगन है, ठीक ना। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी। 33 नंबर प्रश्न कहता है कि मानव में आकार, लंबाई और वजन में होने वाले प्रत्येक परिवर्तन को क्या कहते हैं। तो इसको वृद्धि और विकास दोनों कहते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सी, ए एंड बी। निम्नलिखित में से कौन बचत से होने वाला लाभ नहीं है। कौन जो है ना बचत से होने वाला लाभ नहीं है, तो बचत से होने वाला लाभ नहीं है। तो ये जो है ना वो मनोवैज्ञानिक निश्चिंतता, यानी बचत जब हम करेंगे तो आपातकाल में जरूरतों की पूर्ति हो सकती है उस बचत से हम अचल संपत्ति खरीद सकते हैं, उस बचत से अनावश्यक खर्च को सीमित करते हैं, तब ना बचत होता है, ठीक ना। तो मनोवैज्ञानिक निश्चिंतता इसका करेक्ट आंसर होता है। 35 नंबर प्रश्न कहता है जल का अणुसूत्र क्या है। तो बचपन से हम लोग पढ़ते आए हैं कि जल का अणुसूत्र H2O, ठीक ना। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ए। अगला नंबर प्रश्न कहता है निम्न में से कौन बैंक का कार्य नहीं है। तो बैंक का कार्य क्या नहीं है, ऋण देना बैंक का कार्य है, मुद्रा की बचत करना, जीवन बीमा करना, ये सभी बैंक का काम है। ऋण चुकाना ये बैंक का कार्य नहीं है। तो इसका करेक्ट आंसर ए हो जाएगा। अगला है बचत सुरक्षित नहीं करता।
तो बचत क्या सुरक्षित नहीं करता है? बचत हमारे वर्तमान को भी सुरक्षित करता है और भविष्य काल को भी सुरक्षित करता है, लेकिन बचत भूतकाल को सुरक्षित नहीं करता। जो ये बीत गया इसको क्या सुरक्षित करना? जो बीत गई सो बात गई, ठीक ना। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ए। 38 नंबर प्रश्न कहता है इनमें से रसोई घर में किसकी सफाई प्रतिदिन होनी आवश्यक नहीं है? तो किसकी सफाई प्रतिदिन नहीं होनी चाहिए? कूड़ेदान, इसकी सफाई भी प्रतिदिन होनी चाहिए। स्लैब, इसकी भी सफाई होनी चाहिए। झाड़न, इसकी भी सफाई होनी चाहिए। लेकिन मसाले का जो डब्बा है इसको प्रतिदिन हम साफ करते हैं क्या? इसको प्रतिदिन साफ हम नहीं करते हैं, ठीक ना। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा डी। निम्न में से दूध में मिलाए जाने वाला अपमिश्रण नहीं है, तो कौन दूध में मिलाए जाने वाला अपमिश्रण नहीं है? तो गेहूं का पाउडर दूध में मिलाया जाने वाला अपमिश्रण नहीं है, तो करेक्ट आंसर इज डी। 40 नंबर प्रश्न कहता है दालें किस पोषक तत्व का अच्छा स्रोत है? तो जो दाल होता है ना वो प्रोटीन का एक अच्छा स्रोत होता है, तो इसका करेक्ट आंसर ए। इनमें से कौन मानव मिश्रित तंतु, मिश्रित मैन मेड, यहां देखिए मैन मेड, ये मिश्रित नहीं होगा, ये निर्मित होगा, ये होगा निर्मित। तो मानव निर्मित जो तंतु है इसमें वो है नायलॉन। क्या है? वो है नायलॉन, तो इसका करेक्ट आंसर इज सी। 42 इनमें से कौन मिश्रित वस्त्र है? तो टेरी सिल्क, कॉट वुल्स, टेरिकॉट, ये सभी मिश्रित वस्त्र हैं, तो इसका करेक्ट आंसर इज डी। 43 नंबर प्रश्न कहता है इनमें से कौन आहार संरक्षण की सबसे पुरानी विधि है? तो आहार संरक्षण की सबसे पुरानी जो विधि है ना वो सुखाना है। पहले डिब्बा नहीं हुआ करता था, पाश्चराइजेशन के लिए मशीन नहीं हुआ करता था, विकिरण उपलब्ध नहीं था, तो सबसे पुराना, सबसे पहले जो हम लोग सुखा कर ही उसको संरक्षण करते थे और यही सबसे पुरानी विधि है, तो करेक्ट आंसर इज ए। 44 नंबर प्रश्न कहता है स्वच्छ भारत अभियान भारत सरकार द्वारा किस तिथि को आरंभ किया गया था? तो स्वच्छ भारत अभियान गांधी जी के जन्म दिवस के दिन 2 अक्टूबर 2014 को इसकी शुरुआत हमारे तत्कालीन प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा इसकी शुरुआत की गई थी। तो क्या आंसर हो जाएगा? 2 अक्टूबर 2014, करेक्ट आंसर इज बी। 45 नंबर प्रश्न कहता है इनमें से किस हार्मोन के कम स्राव से पुरुषों में पुरुषत्व की कमी हो जाती है? तो सबसे पहले आपको यह पता हो जानी चाहिए, जैसे प्रोजेस्टेरोन या एक नर प्रजनन ग्रंथि है, ठीक ना, हार्मोन है, मादा हार्मोन है, और उसके बाद एजेस्ट्रोन, ये भी मादा हार्मोन है, और एंड्रोजन ये जो है ना ये एक नर हार्मोन है, तो इसको क्या कहेंगे? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सी। इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? सी। चलिए आगे बढ़ेंगे। इनमें से कौन प्राकृतिक तंतु है? तो सूती जो है ना वो प्राकृतिक तंतु है, तो करेक्ट आंसर इज ए। निम्न में से कौन रेडियोधर्मी प्रदूषण से प्रभावित होता है? तो रेडियोधर्मी प्रदूषण से वनस्पति भी, जीव जंतु भी, मनुष्य भी, तीनों प्रभावित होते हैं, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा डी। आगे बढ़ेंगे। अगला प्रश्न 48 है निम्न में से कौन शीघ्र नष्ट होने वाला खाद्य पदार्थ है? तो दूध जो है वो शीघ्र ही नष्ट होने वाला पदार्थ है, बाकी सभी बहुत दिनों तक रहते हैं। अगला है 49 नंबर प्रश्न है निम्न में से कौन एग मार्क खाद्य पदार्थ नहीं है? तो एग मार्क खाद्य पदार्थ कौन नहीं है? तो एग मार्क जो है ना वो जैम है। एग मार्क खाद्य पदार्थ क्या नहीं है? जैम है, और जैम जो है ना फ्रूट से बनता है। क्या है? फ्रूट से बनता है। यह एफपीओ मार्क वाला है, जैसे आपने ऊपर पढ़ा ना फ्रूट प्रोडक्ट ऑर्डर, वो वाले मार्क हैं, तो जैम क्या हो गया? एफपीओ वाला हो गया, और बाकी सब एग मार्क वाले पदार्थ हो गए, तेल, घी, बेसन, ठीक ना। तो करेक्ट आंसर इज ए। आगे बढ़ेंगे। विश्व बचत दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व बचत दिवस है ना वो 30 अक्टूबर को मनाया जाता है, 30 अक्टूबर को मनाया जाता है, ठीक ना। और 14 नवंबर को चिल्ड्रंस डे मनाते हैं, ठीक है। तो इस प्रकार आप तिथि को भी निश्चित रूप से याद रखेंगे। अगला प्रश्न है तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ए, 30 अक्टूबर। 51 नंबर प्रश्न कहता है कि उपभोक्ता अपनी शिकायत कहां दर्ज करा सकता है? तो उपभोक्ता जो है ना उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग में अपनी शिकायत को दर्ज करा सकता है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सी। 52 नंबर प्रश्न कहता है कि सामान्य गर्भावस्था की अवधि क्या होती है? तो 280 दिन जो होती है गर्भावस्था की अवधि होती है, तो करेक्ट आंसर ए हो जाएगा। 53 नंबर प्रश्न कहता है इनमें से कौन माता पिता की अनुपस्थिति में बच्चे की वैकल्पिक देखभाल कर सकते हैं? तो वैकल्पिक देखभाल में आपको दादा दादी, नाना नानी, भाई और पड़ोसी तीनों आ सकते हैं, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा डी। 54 नंबर प्रश्न कहता है कि कौन सा प्रदूषण अधिक हानिकारक है? तो दोनों प्रदूषण जो है ना वो अधिक हानिकारक है, जैसे प्राकृतिक प्रदूषण हो गया या मानव निर्मित प्रदूषण हो गया। मानव निर्मित जो गाड़ियों से, कल कारखानों से धुआं निकलता है, और प्राकृतिक प्रदूषण ज्वालामुखी से निकलने वाले जो धुएं होते हैं वो भी नुकसान पहुंचाते हैं, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सी, ए एंड बी दोनों। 55 नंबर प्रश्न कहता है कि परिवार के लिए किस प्रकार का बजट सर्वोत्तम है? तो जो संतुलित बजट है वो सबसे सर्वोत्तम होता है एक परिवार के लिए, तो करेक्ट आंसर ए हो जाएगा। 56 नंबर प्रश्न कहता है कि इनमें कौन मानव शरीर में ऊर्जा प्रदान नहीं करता? तो ऊर्जा प्रदान नहीं करता, वो विटामिन ऊर्जा प्रदान नहीं करता। प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, वसा सभी ऊर्जा प्रदान करते हैं, लेकिन विटामिन ऊर्जा प्रदान नहीं करता। विटामिन का कार्य क्या होता है कि यह एक जो है ना कार्बनिक यौगिक है,
जो शरीर के विकास एवं रोगों से रक्षा के लिए आवश्यक होता है। यानी यह शरीर का विकास करने में मदद करता है और क्या करता है, और रोगों से हमारी रक्षा करता है। यही विटामिन का कार्य होता है, ये हमें ऊर्जा प्रदान नहीं करता। आगे बढ़ेंगे, अगला प्रश्न है कला का सिद्धांत है। तो कला का सिद्धांत जो है ना, वो लय भी है, अनुपात भी है, संतुलन भी है, ये सब भी है। कला का सिद्धांतों में की बात करूं तो संतुलन, लय, अनुपात, पैटर्न आदि जो है ना, वैषम्य, ये सभी जो है ना कला के सिद्धांत हैं। तो ये इसका आंसर हो जाएगा डी, इनमें सभी। आगे बढ़ेंगे, अगला प्रश्न कहता है कि गर्भावस्था के दौरान रक्त में किस तत्व की कमी हो जाती है। तो गर्भावस्था के दौरान कैल्शियम की कमी हो जाती है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी। कृषि में कीटनाशकों, रसायनों और उर्वरकों के अधिक प्रयोग से किस प्रकार का प्रदूषण होता है। तो जब कीटनाशक का प्रयोग करेंगे, रसायन का प्रयोग करेंगे, उर्वरक का करेंगे तो मिट्टी का प्रदूषण बढ़ जाएगा, मिट्टी का प्रदूषण बढ़ जाएगा। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ए। 60 नंबर प्रश्न कहता है इनमें से कौन सूती वस्त्र की विशेषता नहीं है। तो सूती वस्त्र जो है ना उसमें सिकन मुक्त नहीं होते हैं, उसमें जल्दी क्या पड़ जाता है, क्रीज उसका टूट जाता है, ऐसा कहते हैं ना। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सिकन मुक्त, रिंकल फ्री। रिंकल फ्री नहीं होता है ये, ठीक ना। आरामदायक होता है, मुलायम होता है, हमारे शरीर को शीतलता प्रदान करता है, लेकिन सिकन मुक्त नहीं होता है, बहुत जल्दी उसमें रिंकल पड़ जाते हैं, ठीक ना। अगला प्रश्न कहता है 61 नंबर प्रश्न कहता है स्टार्च युक्त कपड़ों का संग्रहण प्रभावित हो सकता है। तो अभी हमने कहा कि स्टार युक्त जो क्या हो सकते हैं, तो उसमें फफूंदी लग सकते हैं, क्योंकि उसमें स्टार्च जब देंगे तो आगे चलकर अगर उसको संग्रहण करते हैं तो उसमें फफूंद लग सकते हैं, ठीक ना। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ए। 62 नंबर प्रश्न कहता है कि वस्त्रों पर धब्बे छुड़ाने की विधि नहीं है। कौन इसमें जो है ना वस्त्रों पर धब्बे लग जाते हैं तो उसके छुड़ाने की विधि नहीं है। तो भौतिक विधि नहीं है, करेक्ट आंसर डी हो जाएगा। 63 बिहार की सुई शिल्प है। सुई शिल्प कौन है। तो बिहार की जो सुई शिल्प है वो सूजनी है। क्या है, सूजनी है। और सूजनी एक प्रकार की रजाई है, पारंपरिक रजाई है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ए, सूजनी। आगे बढ़ेंगे, अगला प्रश्न कहता है कि इनमें से कौन भोजन भोजन परिरक्षण का तरीका है। तो इनमें से भोजन परिरक्षण का तरीका तीनों है, सुखाना, प्रशीतन, किण्वन, तीनों है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा डी। आगे बढ़ेंगे, अगला प्रश्न कहता है कि इनमें से कौन खाद्य पदार्थ में मिलावट का पता लगाने का तकनीक है। तो अगर मिलावट का पता लगाना हो तो दृश्य परीक्षण, रासायनिक परीक्षण, भौतिक परीक्षण, ये तीनों होगा। तो करेक्ट आंसर इसका डी हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ेंगे, 66 नंबर प्रश्न कहता है कि इनमें से कौन परिवार की मासिक आय है। तो वेतन, किराया, पेंशन, ये सभी परिवार की मासिक आय हैं। तो करेक्ट आंसर डी हो जाएगा। 67 नंबर प्रश्न कहता है कि किस प्रकार के धब्बे को छुड़ाना सबसे कठिन होता है। तो जो अज्ञात धब्बा है, जो मालूम नहीं है कि ये किस प्रकार का धब्बा है, किस प्रकार का दाग है, उसको छुड़ाने में सबसे कठिनता होती है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सी, अज्ञात। वायु के प्रमुख घटक क्या हैं। तो वायु के प्रमुख घटक के रूप में हुए जो सबसे ज्यादा होता है वो होता है नाइट्रोजन, जिसकी मात्रा होती है 78.9%। और ऑक्सीजन की जो मात्रा होती है वो लगभग 21% के बराबर होती है। और आपको कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा 0.03 के बराबर होती है। तो मुख्य घटक के रूप में नाइट्रोजन होगा, जो सबसे अधिक होता है वायुमंडल में। क्या, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सी। 69 नंबर प्रश्न कहता है इनमें कौन प्राथमिक रंग है। कौन प्राथमिक रंग है। तो प्राथमिक रंग 3 होते हैं। और वो 3 कौन कौन होते हैं, लाल, पीला, नीला। लाल, पीला, नीला, ये तीनों जो है ना प्राथमिक रंग है, इसलिए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा डी। इन्हीं तीनों रंगों से मिलाकर दुनिया की सभी रंगों का निर्माण किया जाता है, इसलिए ये प्राथमिक रंग है, ठीक ना। और आज का अंतिम प्रश्न है कि मासिक धर्म स्त्रियों में समानता कब समाप्त हो जाती है। तो यह समाप्त हो जाती है जब स्त्रियों की उम्र 45 से 50 वर्ष की होती है, तो मासिक धर्म उसमें समाप्त हो जाता है, ठीक है। तो ये रहा आपका 70 प्रश्नों का होम साइंस का सीरीज, ठीक ना। अब इसमें आप देखिएगा सेक्शन बी में आपको दिए हुए हैं प्रश्न 1 से 20 तक। अब 20 प्रश्न आपको जो है ना दिए हुए हैं, उसके बाद इसमें से आपको 10 का जवाब देना है। उसी प्रकार दीर्घ उत्तरीय प्रश्न, प्रश्नों की संख्या 6 है, जिसमें आपको मात्र 3 प्रश्नों के ही जवाब देने हैं, ठीक है। तो वीडियो अच्छा लगा हो तो आप वीडियो को लाइक कर दें और अपने दोस्तों तक शेयर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबा दें। फिर मिलेंगे अगले मॉडल पेपर के साथ, उसके आंसर की के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय बिहार।